इस शब्द से मेरे को आजकल बहुत चिढ़ हो गई। इससे चिढ़ क्यों हो गई सोशल जस्टिस से? सोशल जस्टिस एक अच्छा शब्द है, लेकिन ये ओवर यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? ओवर। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तब सोशल जस्टिस का महत्व बताऊंगा सबको कि सामाजिक न्याय का क्या महत्व होता है समाज के अंदर। जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो सामाजिक न्याय की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन बाद में वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ने सोशल जस्टिस को एज ए पॉलिटिकल टूल यूज किया। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि समाज में आपको जीवन जीने के लिए, अच्छे जीवन जीने के लिए, एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए जो जस्टिस चाहिए, हम उसको कहते हैं। अब बहुत सारे टूल्स हैं सोशल जस्टिस को, मतलब सोशल जस्टिस को, सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के बहुत सारे हथियार हैं। जैसे रिजर्वेशन इज वन ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। एक पॉलिसी होती है जिसमें फ्री बीज हम जो देते हैं, फ्री जो हम कल्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। इलेक्शन टाइम अनाउंसमेंट देखोगे, लाडली बहन योजना, मैं सबको लपेटने के मूड में हूँ, ठीक है ना। नॉट इवन वन सिंगल पार्टी, ईच एंड एवरी वन। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत से लोग कह रहे 30,000 रुपए देंगे बनते ही, हर महिला को पहली बार में 30,000 मिल जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या होती है, इन सबका मुद्दा समझिए आप। देखिए, पैसा जो है ना, ऐसे तो है नहीं ना कि आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है तो वो नोट छाप देगा। इकोनॉमिक्स जो समझता है, अब भारत में गरीबी दूर करनी तो थोड़ी ना कि आप नोट छाप देंगे। तुगलक को क्यों कहते हैं कि तुगलकी फैसले ले लिए उसने सारे जीवन के? ऐसे कहते हैं ना कि तुगलकी फैसला लेते हो आप, मतलब इट्स अ वेरी डेरोगेटिव टर्म कि आपने बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लिया, उसको कहते हैं तुगलकी फरमान जारी कर दिया। तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, उनके राज्य में गरीबी थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे सिक्के छापे, मल्टीपल नोट्स प्रिंट किए, मल्टीपल सिक्के उसने प्रिंट किए, करेंसी उसने दबा के प्रिंट करी। उससे होता क्या है, जब जब कभी भी हम ज्यादा पैसा छापने लग जाएंगे तो उससे लॉस ये होता है कि महंगाई बढ़ती है। फिर क्या बढ़ती है? महंगाई। जैसे 7 वेतन आयोग आया, 8 वेतन आयोग आया, ये अल्टीमेटली महंगाई बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? क्योंकि लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी हो जाएगी, और सबकी परचेसिंग कैपेसिटी नहीं होती है। सोशल डिस्पैरिटी एक अलग चीज होती है ना। आज कोई प्राइवेट नौकरी करने जाएगा, वकालत कर रहे हो तो वही 5,000 मिलते हैं, 7,000 मिलते हैं। अभी गुजरात से एक आदमी आया मेरे पास, तुम सोचो तो सही, बाहर वाले स्टेट वाले क्या सोचते हैं राजस्थान के बारे में। अभी परसों की बात है, परसों की बात है, परसों टीम ने बोला कि सर एक स्टूडेंट है, गुजरात से हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। यार ठीक है, मिलेंगे। अब तुम उनके इनोसेंट सवाल देखना। वो बेसिकली उनकी एज है अराउंड 37, ठीक है ना, और वकालत में उनको 4 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत लेट एडवोकेट किया उन्होंने, एडवोकेसी बहुत लेट करी उन्होंने। तो मैंने उनको पूछा कि गुजरात से यहाँ क्यों आए हैं आप? बोले सर मैं यहीं रहता हूँ। मैंने कहा क्यों रहते हैं? उन्होंने बताया कि हिज सन इज सफरिंग फ्रॉम सम सम डिजीज, और उसका 5-7 महीने यहीं सोडाला में किसी डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है। तो मैंने यहीं फ्लैट ले लिया है, और मैं यहीं पे, मेरे ऑलरेडी 4 साल की वकालत का अनुभव है मुझे, मैं लिटिगेशन करता ही था। तो मैं यहाँ पर काम के लिए एडवोकेट्स के पास गया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर 5,000 देंगे या 7,000 रुपये देंगे। तो मैंने तो कहा कि चलो ठीक है, मैंने सोचा कि मैं तैयारी कर लेता हूँ। तो मैंने नोटिफिकेशन निकाला। क्या निकाला? नोटिफिकेशन। अब गुजरात में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर समझिएगा। आपको मैं जीजेएस का और आरजेएस का मेन डिफरेंस बता देता हूँ कि वाई जीजेएस वेरी इजी, ये आसान क्यों एग्जाम है कंपेयर टू आरजेएस। ये आसान इसलिए जीजेएस क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर आप प्रीलिम्स में 50% मार्क्स लेंगे, कितने, तो आपको मेंस लिखने का मौका दिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के साथ। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 100 नंबर में से 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 50 लेंगे तो यू आर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग फॉर मेंस, आपको एलिजिबल कर देंगे। तो इस साल लगभग 5,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था गुजरात में, और 5,000 में से सिर्फ 840 बच्चे थे जिन्हें को क्या आ पाया, मिनिमम 50%। अगर आपने प्री का पेपर देखा है तो बहुत ही हल्के स्तर का पेपर था, इजी पेपर था, बहुत इजी पेपर था, फिर भी उन लोगों को 50% नहीं आया पाया। ठीक है सर, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो पढ़ने में कमजोर है या ऐसे, नहीं सर, दे आर वेरी ब्रिलियंट और शार्प माइंड, उनको करना नहीं है नौकरी, वो एक इशू है। उस पर जज मत करना गुजराती को कि वो पढ़ते कम है, नहीं सर, दे आर वेरी वेल वर्स। हाँ, उनको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, जैसे हम लोग पागल हो गए थे सरकारी नौकरी भागते ना वो। तो उस आदमी ने क्या किया, नोटिफिकेशन रीड किया और मुझे कहते हैं सर, नोटिफिकेशन में मैंने जो रिसर्च किया है वो ये है कि 45% मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। तो अगर सर मेरे 45 मार्क्स के ऊपर आ जाएंगे तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा ना मेंस लिखने के लिए राजस्थान में।
कि गुजरात में ऐसा ही होता है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर राजस्थान में टोटल वैकेंसी के 15 टाइम्स स्टूडेंट लेते हैं, यहाँ पर 50 से 70 हजार बच्चा बैठता है हर साल, और 90 लेके आओ तभी आप सेफ हो अब तो, क्योंकि हाईकोर्ट भी डिलीट करेगा ही ना, हाईकोर्ट भी डिलीट करेगा ही, डेफिनेटली बात है। तो 100 में से आपको तो 90 लाने, कोई जनरल अगर कैटेगरी में हो आप। तो बोले सर मैंने तो नोटिफिकेशन 45% पढ़ा है। मैंने बोला 45% तो तब है, वो तो एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा है उन्होंने कि 45% तो लेके आने पड़ेंगे, उससे कम वाले पास नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा सर मैं क्या करूं मेरी एज को देख के। मैंने बोला सिविल जज की तैयारी करो, राजस्थान सिविल जज की तैयारी करोगे तब जाके आपका स्तर एडीजे का हो पाएगा, और आपको एडीजे देना है 3 साल 2 साल बाद, 2-3 साल बाद, यू टू अपियर फॉर एडीजे। तो प्रॉब्लम समझिए आप लोग। सोशल जस्टिस की जब मैं बात करता हूँ सामाजिक न्याय की, तो सामाजिक न्याय से मेरे को चिड़ की हो गई है। चिड़ इसलिए हो गई है क्योंकि लोग विकास के नाम पर वोट, मतलब लोग रियल इश्यूज पे नहीं जा रहे। अब किस पे नहीं जा रहे कि चुनाव में वास्तविक मुद्दे क्या हैं जिन पर वोट मिलना चाहिए। साफ सफाई, हेल्थ, इंफ्रा, रोड्स, सड़क हमारी जो मेन है, इन पर वोट ना करके क्या कर रहे हैं कि भाई 3,000 रुपये आ जाएंगे, 30,000 रुपये आ जाएंगे, हर घर से एक नौकरी दे देंगे, ये स्कीम आ जाएगी, वो स्कीम हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो ठीक है, लेकिन लोग विकास के नाम पर वोट नहीं दे रहे। दैट इज द इशू। डेवलपमेंट के नाम पर कोई वोट नहीं दे रहा। हर पार्टी हो, मैं सारी पार्टीज की बात कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट टारगेटिंग एनी सिंगल पार्टी, लेकिन ये इसलिए मेरे को सोशल जस्टिस से चिढ़ हो गई क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस ने, ओवर कर दिया। ओवर का मतलब होता है कि इसको इतना अत्यधिक कर चुके हैं वो लोग, इसको इतना अत्यधिक बढ़ा चुके हैं वो लोग कि यहाँ से कोई गो बैक नहीं है। तो सोशल जस्टिस मैं आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है मुझसे, तो उनको अच्छे से पता होगा कि मैंने सोशल जस्टिस के ऊपर कितने घंटों का लेक्चर लिया है, सिर्फ एक टॉपिक सोशल जस्टिस पे। ठीक है सर, डन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था सर? एंसन के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लिखवा दिया था मैंने, ठीक है सर, उसका आंसर हो गया था अपना। सेक्शन 6 में एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज। सेक्शन 6 में एक सवाल लिखेंगे, इसका आंसर अपन लिखते हैं। लिखिए, हाउ ए प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड। प्रस्तावना को प्रतिसंहरित किस प्रकार किया जाता है? प्रस्तावना को प्रतिसंहरित किस प्रकार किया जाता है? किस प्रकार किया जाता है? किस प्रकार किया जाता है? पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, बाय नोटिस। हम किस चीज को रिवोक कर रहे हैं सर? प्रपोजल को, प्रस्तावना को हम रिवोक कर रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए मैंने कोई प्रपोजल दिया है आपको, अगर मेरे को प्रपोजल रिवोक करना है तो मैं उस प्रपोजल को रिवोक कैसे करूंगा? मैं यहाँ पर वो चीज डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने तुमको कोई प्रपोजल दिया कि भाई ये घड़ी 5,000 रुपए की है, ठीक है ना, ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे अनाउंस किया था, किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं, सब सोच रहे हैं 5,000 की व्यवस्था कैसे करें। तभी क्या है, अमित आया बोलता है कि सर मेरे को दे दो 5.5 में। मैं बोलूंगा कि आपको क्या दे दूंगा? नोटिस दे दूंगा। और आपने टीपीए पढ़ा है, तो टीपीए हमने 2 तरह के नोटिस पढ़े। नोटिस की परिभाषा कहाँ दी हुई है? टीपीए में, सूचना की परिभाषा। तो वहां पे दी हुई है कि एक्चुअल नोटिस होता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है। याद करो, हर चीज कनेक्टेड है। तो ब्रैकेट में अंडरलाइन करेंगे, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, प्रस्ताव द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसंहरण की सूचना के संसूचित किए जाने से। सूचना के संसूचित किए जाने से लिखा हुआ है। और ये जो सूचना है, ये सूचना को कहाँ परिभाषित किया हुआ है? टीपीए में। इफ यू रीड केयरफुली ना, टीपीए में जो डेफिनेशन आप रीड करेंगे तो एक्चुअल नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये होता है। वहां पे हमने एक्चुअल नोटिस में और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में पढ़ा था कि देखो रजिस्ट्रेशन एक्चुअल नोटिस है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। वहां पे था ना रजिस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन थे उसके। आप जाना आज और टीपीए की डेफिनेशंस को पढ़ना, ठीक है ना। आप आज क्या करेंगे, घर जाके
घर जाके टीपीए में जो डेफिनेशन है, सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन है उसको आप रीड करेंगे और वहां पर आप नोटिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, नोटिस की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, टीपीए निकालते हैं अपन। अभी तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे लेकिन मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें 2-3 चीजें और बतानी है इस टॉपिक से। देखिए, जहाँ तुम सोचते हो ना कि टॉपिक खत्म हो रहा है, वहां से वो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है अपना। मतलब जहां से आप डिसाइड करते हैं कि ये टॉपिक खत्म हो गया है, लेकिन हमारे लिए टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहीं से टॉपिक शुरू हो रहा है। तो तुम हमेशा याद रखो कि लॉ जो है वो अथाह है। मतलब तुम ये सोचो कि अगर मैं इस लॉ को पढ़ाना चाहूँ तो मैं इस 1.5 साल के कोर्स को मैं चाहूँ तो 3 साल में कंप्लीट करूँ। आया ना 3 साल की प्रैक्टिस का रूल, मैं 3 साल में कंप्लीट करूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चों के साथ में वो इतना इतना ज्ञान नहीं ले पाएंगे। उनको सीपीसी की 110 क्लासेस ही बहुत लगती है, लेकिन वो 110 में मैंने भगाते भगाते पढ़ाया है। वास्तविकता है ये। आपको बीएनएसएस की क्लास लगेगी 80+ तो बहुत है सर, बाकी कोचिंग तो 30 क्लास लेती है, उसमें भी जज बना देती है। नहीं बेटा, वो तो 30 क्लास में जो जज बन रहा है ना, वो कोचिंग की मेहनत से नहीं बन रहा है, वो स्वयं की मेहनत से बन रहा है। याद रखिएगा, या तो स्वयं की रेक्टाफिकेशन स्किल्स है, या फिर अच्छी प्रैक्टिस की हुई है उसने, हिंदी इंग्लिश में कमांड है, या कॉलेज में पढ़ रखा होगा, तो उसके बिना आप नहीं कर सकते। ट्रांसफर प्रॉपर्टी दिख रहा है क्या कहीं पे? प्लीज सेक्शन डेफिनेशन निकालेंगे एक बार। दिस इज द डेफिनेशन। ए पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस, कब उस व्यक्ति को सूचना दी गई ये माना जाएगा। ठीक है सर, जैसे हम कहते हैं कि मैंने प्रपोजल तोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है, नोटिस का मतलब क्या है, तो उसका मतलब ये है कि व्हेन ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट, जब वो वास्तविक रूप से उस तथ्य को जानता है। मैंने तुम्हें बोला कि भाई मैं प्रपोजल कैंसिल कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कैंसिल है, तुम्हें मैसेज मिल चुका है, और फिर भी तुम क्या कर रहे हो, उस मैसेज को तुमने पढ़ा नहीं। व्हाट्सएप पे मैसेज बात हो रही थी, मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, वो डील कैंसिल करना, अभी नई नई रेट आ गई है, लेकिन तुमने उस मैसेज को पढ़ा नहीं और तुमने लिख दिया ओके आई एम डन। तो तुम तो समझ रहे हो वो चीज को, समझ में आ रही है? तुम्हारे एक्चुअल नॉलेज में तो है ही नहीं। तो व्यक्ति जब उसको एक्चुअली जानेगा, नोटिस का जो मतलब है यहाँ पर इस नोटिस का मतलब वही है जो टीपीएम है। यहाँ पर ही एक्चुअली नोज दैट द फैक्ट और व्हेन but for willful abstention from an inquiry or such which he ought to have made gross negligence he would have known it। ये कहना चाह रहा है सर, जहां पर भी शब्द आता है ना willful abstention, तो ये नकारात्मक शब्द में लिया जाता है। मतलब उस आदमी ने जानबूझकर या फिर वो चाहता, या फिर लापरवाही से उपेक्षापूर्ण तरीके द्वारा, वो चाहता तो खुद भी पता लगा सकता था उस चीज के बारे में, लेकिन उसने पता नहीं लगाया। अरे बिल्डर के साथ डील हो गई कैंसिल, और बिल्डर ने वो फ्लैट किसी और को बेच दिया। अब तुम ये सोच के बैठे हो कि बिल्डर ने मुझे बताया नहीं। आप जाके देख के जाते कि उस फलाना फ्लैट का क्या चल रहा है। आप चाहते तो ऑनलाइन भी देख सकते थे, जेडी की साइट पे, रेरा की साइट के ऊपर, इनकी वेबसाइट पे हर एक डिटेल अवेलेबल है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर तुमको पता नहीं है या फिर तुमने जानबूझकर ये किया है, तो भी क्या मानेंगे, इसको नोटिस मानेंगे। इसके दो एक्सप्लेनेशन होते हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और एक्सप्लेनेशन नंबर 2। आप जाके पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि नोटिस को प्रॉपरली जो डिफाइन किया गया है कि नोटिस होता क्या है, किसी को सूचना दिए जाने का वास्तविक अर्थ क्या है, परिभाषित यहाँ किया हुआ है, लेकिन दिया किसमें, बात समझ में आ गई? जैसे अगर आप समझेंगे टीपीए जो एक्ट है, इफ यू केयरफुली रीड ना दिस एक्ट, ये एक्ट है सर। अगर आप इस एक्ट में जाएंगे तो ये जो हमारा एक्ट है टीपीए, दैट इज 1882, और कॉन्ट्रैक्ट आया 1872। तो मतलब उस नोटिस को समझाने के लिए यहाँ डेफिनेशन दी गई। तुम ये याद रख लो, सारी डेफिनेशंस जो भी कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डेफिनेशन दी, अब कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम इंटरप्रेट करेंगे अदर लॉज से, इसका क्या अर्थ है, बात समझ में आई? रटना मत। अब मान लीजिए ये सवाल आ जाता है, सेक्शन 6 आ जाता है 5 नंबर में या 4 नंबर में आरजेएस में, तो आप नोटिस लिखने के बाद में वही लिखोगे कि नोटिस हियर नोटिस हैव द सेम मीनिंग एज पर द टीपीए। अब ये चीज मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन आप खुद नोट करोगे इस चीज को अपने नोट्स में, ताकि आपको पता रहे कि यार ये जो सर बात कर रहे हैं ना सूचना देने की, भाई वास्तविकता है ना। अगर मुझे कोई प्रस्तावना, मुझे कोई प्रपोजल तोड़ना है तो मैं किसे दूंगा? सबसे पहले मैं दूंगा बाई गिविंग नोटिस टू द पार्टीज। समझ में ही बात? जैसे एक क्या है ना, पुराने टाइम के जो लॉज हैं, आप याद रखिए जितने भी पुराने लॉज है ना 1882 के,
1872 के, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है। ये चाहते तो सीधे सीधे भी लिख सकते थे, यही कानून अगर आज बना होता ना कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको सीधे सीधे मेंशन कर देते, लेकिन इन लोगों ने बहुत टेक्निकली, और ये दिस ड्राफ्ट करने में बहुत साउंड थे, लो बनाने में, लो को ड्राफ्ट करने में इनका कोई मुकाबला नहीं था। आप लाइन को पढ़िए। बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी, प्रस्तावक द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसरण की सूचना के संसूचित किए जाने से। बात समझ में आई? तो इन्होंने पूरा मेंशन किया है कि रिवोकेशन जो आप कर रहे हो यहाँ पर प्रपोजल का, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू द अदर पार्टी बाय द वे ऑफ नोटिस। बात समझ में आई? दिस इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है ना सर? ठीक है, ठीक है, डन। तो पहला हेडिंग डालेंगे बाय नोटिस, सूचना के माध्यम से, सूचना के द्वारा, सूचना के द्वारा। अब दूसरी बात यह भी है कि जो रिवोकेशन हो रहा है ना, वो किसी रिलायबल और ऑथराइज पर्सन द्वारा होना चाहिए। अगर मैं किसी प्रतिसहरण कर रहा हूं तो वो कौन सा व्यक्ति करेगा? वो व्यक्ति करेगा जो वाकई में प्रतिसहरण करने के लिए बनाया गया है। जैसे आज अमित है अपने ऑफिस में, अमित इज अपॉइंटेड फॉर ऑल द वर्क्स जो मैं इसको असाइन करूंगा। उसका काम क्या है कि बिजनेस में कोई भी अगर आता है, मार्केटिंग वाला आता है, कोई भी आता है, तू बात कर, तू मैनेज कर, तेरे को जो करना है वो कर। मैंने इसको पूरी अथॉरिटी दी हुई है, लेकिन वो अथॉरिटी प्रवीण के पास नहीं है। अब कल को प्रवीण अगर मना कर देते हैं तो वो ऑथराइज पर्सन ने थोड़ी रिवोक किया है प्रपोजल। बात समझ में आ रही है? तो पैराग्राफ लिखिए, उसी में लिखना पहले पॉइंट में, अंडर द इंग्लिश लॉ, अंडर द इंग्लिश लॉ, अंग्रेजी विधि में, नोटिस ऑफ रिवोकेशन कैन कम फ्रॉम एनी रिलायबल सोर्स। नोटिस ऑफ रिवोकेशन कैन कम फ्रॉम एनी रिलायबल सोर्स। अंग्रेजी विधि में, अंग्रेजी विधि में प्रतिसरण की संसूचना, प्रतिसरण की संसूचना किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए, किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए, किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए, विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए। अंग्रेजी विधि में ऐसा है, हमारे इंडियन विधि में ऐसा नहीं है, हमारे भारतीय विधि में ऐसा नहीं है। अभी मैं इसका अंदर बताऊंगा आपको। मैं एक केस का नाम है डिक्सन वर्सेस डॉट्स। किसका नाम है? डिक्सन वर्सेस डॉट्स, that is 1876। ऐसा होता है सर इस केस में, इस केस में ऐसा होता है, इस केस में तो सर कोई प्रॉपर्टी बेचनी होती है। मैं इसके फैक्ट्स नहीं लिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस नहीं है ये। इस केस में क्या होता है सर, कोई प्रॉपर्टी बेचनी होती है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी जब बेचनी होती है तो इसमें क्या करता है, जो एजेंट होता है वो मना कर देता है। एजेंट कौन है सर इसमें? एजेंट वो आदमी है जो कि ऑथोराइज है, जो कि अधिकृत है, प्राधिकृत है उस आदमी ने, ठीक है सर। जो विश्वसनीय है, जो कि ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है, वो आदमी था एजेंट। तो क्या होता है, ऑफर देता है डिक्सन डॉट्स को सर्टेन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, लेकिन एजेंट उसको मना कर देता है। तो कोर्ट कहता है कि कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में वही आदमी मना करेगा जो कि प्रपोजल देगा। हमारे इंडिया में वही मना करेगा जो कि प्रस्ताव देगा, प्रस्तावना देगा। कोई और आदमी मना नहीं कर सकता। ये बात समझ में आई? अगर अमित प्रपोजल दे रहा है तो अमित ही मना करेगा, मैं भी मना नहीं कर सकता। कौन मना करेगा? हाँ, जो आदमी प्रपोजल दे रहा है वही मना करेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ये जो लाइन है ना, जो नोटिस ऑफ रिवोकेशन कैन कम फ्रॉम एनी रिलायबल सोर्स, किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए, है ना, प्रतिष्ठान की संसूचना। ये इस केस में हेल्ड किया ये बात, ठीक है ना सर। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हाउएवर इन इंडियन लॉ द डिसीजन ऑफ डिक्सन वर्सेस डूट्स, हाउएवर इन इंडियन लॉ द डिसीजन ऑफ डिक्सन वर्सेस डूट्स, हालांकि भारतीय विधि में डिक्सन वर्सेस डॉट्स का फैसला लागू नहीं होता, का निर्णय लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता सर? अगर आप डायरेक्ट अच्छे से पढ़ेंगे तो डायरेक्ट में लिखी हुई है बाय द प्रपोजर। क्या लिखा हुआ है?
अंडरलाइन कीजिएगा इंग्लिश में, बाय द प्रपोजर लिखा हुआ है प्रस्तावक द्वारा। तो यहां पर कौन करेगा सर? केवल प्रस्तावक ही सूचना देगा। अगर मैंने बोला है आपको कि मैं घड़ी 5,000 में बेच रहा हूं तो मैं ही मना करूंगा, मेरे भैया पंडित मना नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? देखिए, लॉ को पढ़ने के लिए देयर मस्ट बी सम क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इन माइंड। जब वो लेके आएंगे आप, तो आप समझ पाएंगे कि वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जब आएगी तब आपका एग्जाम निकलेगा, रट्टाफिकेशन से नहीं निकलेगा। सपोज कीजिए ये सवाल बना के दे दिया दैट द प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड बाय पॉइंट नंबर ए ऑप्शन, बाय द प्रपोजल बाय द प्रपोजर। अरे सर एमसीक्यू आ गया सर, ठीक है ना, ये एमसीक्यू बना दिया तुम्हारे लिए एक। प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड बाय, हिंदी में लिखिए, प्रस्तावना को प्रतिसरित किया जाएगा, प्रस्तावना को प्रतिसरित किया जाएगा, प्रस्तावना को प्रतिसरित किया जाएगा, प्रस्तावना को प्रतिसरित किया जाएगा। देखिए, लॉ इज वेरी इजी, लॉ इज वेरी डायनामिक, बट द थिंग इज यू हैव टू रीड वेरी मेटिकुलसली। आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा सर। एक सामान्य बच्चे में और एक सफलता प्राप्त करने वाले बच्चे में अंतर यहाँ आता है। अंतर कहाँ आता है, समझ में आ रहा है? अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको लगेगा कि यार ये तो कंसेंसस बात कर रहा है ना। कंसेंसुअल मतलब ये तो परस्पर आपस में सहमति के साथ में दोनों पार्टी डिसाइड कर रही है। लो क्या तो इसको लगाएंगे अगर आपने लो नहीं पढ़ा हुआ तो। लेकिन अगर आपने लो पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आपको पता है कि ये हमेशा किसके द्वारा रिवोक होगा, क्योंकि जो दे रहा है वही इसको क्या करेगा सर, रिवोक करेगा। और देखिए, बैरेक्ट में हर चीज दी हुई है, मैं अपने मन से कुछ नहीं पढ़ा रहा ना आपको। हमने भी बैरेक्ट को उसी तरह से पढ़ा है जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं या बाकी लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर अच्छे से पढ़ोगे सर तो एग्जाम निकलेगा। सिंपल सा सवाल है सर, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है सवाल में, लेकिन सवाल में 50% बच्चे आउट हो जाएंगे, एक सामान्य बच्चे में और एक औसत बच्चे में, और उसमें यही अंतर है ना। आपको लगेगा ऑथोराइज पर्सन, अब इसमें क्या होता है ना सर, बच्चे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, ऑथोराइज पर्सन भी तो हो सकता है ना। अरे बैरेक्ट में लिखा है साफ साफ, द प्रोमिसर रिवोक ऑर्डर, ठीक है ना। लिखिए इसमें, आगे लिखिए, it is categorically mentioned under section 6 clause 1, it is categorically mentioned under 6 clause 1, ये धारा 6(1) में स्पष्टतया बताया गया है कि, ये धारा 6(1) में स्पष्टतया बताया गया है कि that notice of revocation must be given by the proposer, the notice of revocation must be given by the proposer। बताया गया है कि प्रस्तावक द्वारा ही पक्षकार को प्रतिसरण की सूचना दी जाएगी। प्रस्तावक द्वारा ही पक्षकार को प्रतिसरण की सूचना दी जाएगी। आगे लिखिए, इन इंडियन लॉ if the notice of revocation does not come from the proposer, it would mean that the contract have been concluded। भारतीय विधि में यदि प्रतिसहरण की सूचना प्रस्तावक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दी जाती है, तो ये माना जाएगा कि संविदा पूर्ण कर ली गई है। अगर उसने एक्सेप्टेंस दी तो क्या हो जाएगा सर, संविदा पूर्ण हो जाएगी सर, ठीक है ना, संविदा पूर्ण कर ली गई है। यहां से जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं ये है कंसिडरेशन। थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये, 3-4 दिन लेगा। इसको बोलते हैं सर
प्रतिफल। देखिए कंसिडरेशन 2D प्लस सेक्शन, ये कंसिडरेशन है सर। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि कंसिडरेशन, बहुत से लोग क्या समझते हैं, जब मैं भी कॉलेज में था तो मैं भी क्या समझता था कि कंसिडरेशन जो होता है, प्रतिफल जो होता है, वो हमेशा किस में होता है, मनी, पैसों में होता है। बात ठीक है, लेकिन 100% ट्रू नहीं है, 100% सच नहीं है। जैसे सपोज कीजिए आपके उधर मूंग होता है, आपके उधर क्या होता है, मूंग फसल है ना, मूंग, मूंग और चने होते हैं आपके उधर। तो मैंने आपसे बोला कि यार ऐसा करो लोकेश, एक बोरी ले आओ मूंग की, 10,000 रुपए की पड़ेगी मेरे को मार्केट से, ठीक है ना, 10,000 रुपए तुम फीस मत दो, तुम 10,000 की बोरी ले आओ। तो तुमने कंसिडरेशन में क्या दिए मेरे को, मूंग दिया, चना दिया। बात समझ में आ रही है? जरूरी ना कि पैसा ही हो हर चीज में, कंसिडरेशन हो जरूरी है क्या? इसका मतलब होता है समथिंग इज फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज के बदले कोई चीज भी देना भी क्या है सर, वो भी प्रतिफल है। वो भी क्या है सर, उसको भी हम लोग प्रतिफल की श्रेणी में लेके आते हैं, ठीक है। कंसिडरेशन एक आउटडेटेड टॉपिक है। कंसिडरेशन क्या है, एक आउटडेटेड टॉपिक। लो कमीशन ने ये रिकमेंड किया है इस टॉपिक को हटा दिया जाए, इसको डिलीट कर दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट से ही। लो कमीशन ने रिकमेंड क्यों किया है इसको हटाने के लिए, उसकी पीछे भी स्टोरी पे मैं आऊंगा। पहले क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसका सिनॉप्सिस आप नोट कर लीजिए। पहला हेडिंग डालिए, एट द डिजायर ऑफ, एट द डिजायर ऑफ, पहला टॉपिक है एट द डिजायर ऑफ, पहला टॉपिक है एट द डिजायर ऑफ, एट द डिजायर ऑफ, वचन, इसमें लिखिए एट द डिजायर ऑफ, वचनदाता की वांछा पर, वचनदाता की वांछा पर, ऐसे लिख लीजिए एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, पूरा कर लीजिए इसको, एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, वचनदाता की वांछा पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइन है सर, वचनदाता की वांछा पर। दूसरा लिखेंगे अपन प्रोमिसरी स्टॉपल, प्रोमिसरी स्टॉपल, वचन विबंध, वचन विबंध, वचन विबंध, प्रोमिसरी स्टॉपल, वचन विबंध। अगला लिखिए प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा की गोपनीयता, संविदा की गोपनीयता, संविदा की गोपनीयता। नेक्स्ट लिखिए प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रतिफल की गोपनीयता। बहुत से लोग इसको संविदा की निजता भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा ना उसको, संविदा की गोपनीयता को संविदा की निजता भी कहते हैं, अलग अलग है सर, ठीक है ना। प्रतिफल की गोपनीयता है, प्रतिफल की निजता, जैसे भी समझो उसे समझ लेना, ठीक है। अगला लिखिए एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, executed and executory consideration, निष्पादन किए जाने वाला या निष्पादित प्रतिफल, निष्पादन किया जाने वाला या निष्पादित प्रतिफल प्रतिफल। अगला लिखिए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन, भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल के लिए किया जाने वाला प्रतिफल, के लिए किया जाने वाला प्रतिफल। अगला लिखिए हेडिंग जो हमें पढ़ना है, अगला है इन एडिक्वेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन एडिक्वेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रतिफल की अपर्याप्तता, प्रतिफल की अपर्याप्तता, प्रतिफल की अपर्याप्तता।
देखिए जब कभी भी आपको वाई का आंसर ढूंढना हो, किसका आंसर ढूंढना हो, वो हमेशा मिलेगा आपको कॉन्ट्रैक्ट में। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे क्या दी है, फीस। सिंपल सी बात है ना। कॉलेज आपको डिग्री क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने कॉलेज को क्या दिया है। क्यों का आंसर जब भी तुमको किसी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में मिलेगा तो हमेशा क्या पीछे होगा, उसके प्रतिफल, कंसिडरेशन। ठीक है ना सर, बात समझ में आई। अरे तुमने अपने दोस्त को गाड़ी क्यों दी, 2-3 दिन घूमने के लिए, तो तुम बोल सकते हो ना कि यार उसके बहुत एहसान है मेरे ऊपर, तो वो भी क्या है, कंसिडरेशन। पैसा ही जरूरी नहीं है कि पैसा ही हो, बात समझ में आई। अभी मार्केट जाके मैं चॉकलेट खरीदता हूँ, तो दुकान वाला मेरे को चॉकलेट क्यों देगा, क्योंकि मैं उसको क्या दूंगा, पैसा। प्रतिफल का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है, पैसे से कहीं बढ़कर भी प्रतिफल होता है। सपोज करो आज आप स्टूडेंट लाइफ में थे, आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं थी। आर्थिक हालत अच्छी का मतलब होता है कि महीने का 1 लाख, आज के जमाने में महीने का 1 लाख अकाउंट में आ रहा है, तो आपकी आर्थिक हालत क्या है, मिनिमम 1 लाख। यार मिनिमम, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा, मतलब बैंगलोर जैसे शहर में नहीं रह पाओगे, बॉम्बे जैसे शहर में नहीं रह पाओगे, लेकिन राजस्थान के किसी भी शहर में महीने के 1 लाख में आप सर्वाइव करोगे अच्छे से। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा ना, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आर्थिक हालत आज आपकी ठीक नहीं है, ठीक है, आज मैं आपको फ्री में पढ़ा देता हूं, ठीक है। कल को आप एक अच्छे पद पर पहुंच गए और मुझे आपसे कुछ काम है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं, भूतकाल में किया गया कोई प्रतिफल। आज बोल दिया कि यार आज पैसा नहीं है, लेकिन कल को जरूरत होगी तो मैं तेरे को वो काम में कर दूंगा। सपोज करो आपके पास, आपकी एक शॉप है, आपके पास एक दुकान है, लेकिन मुझे पता है कि आज इस आदमी की आर्थिक हालत वैसी भी नहीं है, और घर में ये अगर पढ़ाई की बात करेगा तो घर वाले पढ़ाएंगे भी नहीं, लेकिन कल को मुझे तुम्हारी दुकान से कुछ चाहिए, तो उस चीज का पैसा थोड़ी लगेगा। अरे एक हमारे पास स्टूडेंट आई आरजेएस मेंस में, अभी आरजेएस मेंस हुआ था ना, इसमें एक स्टूडेंट आए, उनके फादर की यहाँ दुकान है 200 फीट पे, 200 फीट है अजमेर रोड पे, और उनकी दुकान है बीसीएम के पास। तो मुझे घर के लिए कुछ इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह चाहिए थे, तो उन्होंने उन्होंने फीस नहीं दी, और जो जब मेरे को स्विच वगैरह की जरूरत पड़ी तो मैंने तो बहुत बोला कितने रुपए का हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ, लेकिन उन्होंने उन्होंने नहीं दिया, तो मतलब वो उसी में क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। तो ये भी एक कंसिडरेशन है। भाई उन्होंने मेरे को स्विच फ्री में क्यों दिया, कोई से पूछे कि यार आपने उनको स्विच फ्री में क्यों दे दिया, स्टेबलाइजर लिया था मैंने उनसे कि आपने इनको स्टेबलाइजर क्यों दे दिया फ्री में, तो फिर वो कह सकते हैं ना कि इन्होंने फ्री में पढ़ाया मेरी बेटी को। समझ में आई। ये प्रोविजन समझने पड़ेगा कंसिडरेशन, और इसको लो कमीशन कहता है कि यार इस टॉपिक को हटा देना चाहिए, ये कोई काम का कोई टॉपिक नहीं है। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे कहता है कि अगर किसी भी चीज के साथ में कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो वो चीज क्या है, बेकार है।